नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं विकारी रूप के चौथे भेद क्रिया के बारे में। हम लोगों ने कल के क्लास में क्रिया को प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने क्रिया के डिफिनीशन को जाना था। और हम लोग क्रिया प्रारंभ करने से पहले हम लोगों ने धातु और धातु के रूप के बारे में जाने थे। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे क्रिया के भेद के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। तो शुरू करते हैं, आइए आज का क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज फिर हम देख लेते हैं क्रिया का डिफिनीशन। क्या होता है क्रिया? क्रिया क्या होता है? यानी कि हम जो कार्य करते हैं उसे उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हो गया हंसना, खेलना, रोना, धोना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? ये सब है क्रिया। तो इसका हम पहले लोग लिखते हैं डिफिनीशन। जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होने या करने का पता चलता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, दौड़ना आदि। हम लोगों ने कल के वीडियो में जाना सा था कि क्रिया कैसे बनते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु। उसके बारे हम लोग कल समझे थे। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के हमारा दूसरा हेडिंग है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। दोस्तों, क्रिया के भेद को हम दो आधार पर वर्णन कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं क्रिया के भेद, यानी कि क्रिया पहला होता है कर्म के आधार पर। क्रिया का हम पहला पढ़ते क्या? कर्म के आधार पर। और दूसरा है रचना के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। पहला क्या? तो पहला पूछ लेता है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होता है। पहला एक अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। और दूसरा पूछा रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। क्या? रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं।
पहला है सामान्य क्रिया। पहला कौन सा है? पहला होता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। और दूसरा होता है संयुक्त क्रिया। दूसरा होता है संयुक्त क्रिया। और तीसरा होता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। और चौथा होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और पांचवा होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोग देखा कि क्रिया की डिफिनीशन, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, दौड़ना, हंसना, ये सब क्या है? ये सब है क्रिया। और हम देखें क्रिया के भेद। हम क्रिया के भेद को दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अगर ऐसा पूरे क्रिया कितने भेद होते हैं तो क्रिया हम लिखेंगे दो भेद। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पर आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। और दूसरा है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो जिसमें हम लोग देखेंगे पहला अकर्मक क्रिया के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में। दोस्तों कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्या लिखेंगे? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और दूसरा है सकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। क्या होता है हम लोग देखेंगे पहली बार अकर्मक क्रिया के बारे में। क्या होता है अकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया। दोस्तों जैसे नाम से इसके पता चल रहा है अकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म ना हो। क्या? जिसमें कर्म ना हो उसे हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे हम लोग कहते हैं राम दौड़ता है। राम दौड़ता है तो हमें पता चला इससे अर्थ का पूर्ण बोध हो रहा है कि राम दौड़ता है। तो राम क्या है? राम करता है। और दौड़ना क्या है? क्रिया है। इसमें क्या कर्म नहीं है, इसमें केवल कर्ता है और क्रिया है। जैसे राम हंसता है तो इसमें क्या कर्म नहीं है, यानी कि इसमें कर्ता क्या है? राम। और हंसना क्या है? क्रिया। इसमें कर्म नहीं है। इसको हम ये भी लगा सकते हैं, जैसे हम कहते हैं राम दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है। इसमें हम क्रिया के साथ अगर क्या लगा दें, अगर हमें क्या का उत्तर मिल जाए तो हम लोग समझें क्या उसमें क्या वो सकर्मक क्रिया, यानी कि उसमें कर्म है। अगर क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है उसमें क्या अकर्मक क्रिया है। जैसे हम कहते हैं राम दौड़ता है, राम क्या दौड़ता है? क्या नहीं दौड़ा जाता, यानी कि राम क्या दौड़ता है। इस कहते हैं कि सीता सोती है तो सीता क्या सोती है, हमें इसका क्या का उत्तर
नहीं मिल रहा है। जब क्या का उत्तर नहीं मिलेगा वहाँ पर होगा अकर्मक क्रिया। तो इसमें हम लिखते हैं इसका डिफिनीशन, देखें, जिस क्रिया में, जिस क्रिया में यानी कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता ही ना हो उसे हम लोग कहेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे इसका उदाहरण दे देते हैं, जैसे अकर्मक क्रिया कौन कौन सी होगी, जैसे हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, भागना, पीना आदि, भागना आदि। यानी कि हम लोग क्या है, यह अकर्मक क्रिया, जैसे कि हंसना, खेलना, रोना, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसका उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे उदाहरण देख लें, जैसे कहते हैं राम हंसता है, राम हंसता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह पीता है, वह बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया चिड़िया उड़ती है आदि। यानी कि इसको हम लोग समझें, जैसे हम लोग कहते हैं राम हंसता है, तो हम ऐसे पूछ लेंगे राम क्या हंसता है, तो इसमें कोई लॉजिक निकल नहीं रहा कि राम क्या हंसता है। यानी कि राम हंसता है, हंसना क्या होता है, हंसना होता है क्रिया, क्या होता है क्रिया, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया। यानी कि राम क्या करता है और हंसना क्या क्रिया है, यानी कर्ता के साथ क्रिया बस है, तो क्या होगा ये अकर्मक क्रिया होगा, इसमें कर्म नहीं है। जैसे कहते हैं वह दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है, वह क्या दौड़ता है, हमको क्या पता है वह क्या दौड़ता है, यानी कि वह क्या करता है और दौड़ना क्या है क्रिया है। जैसे हम कहते हैं वह पीता है, वह क्या पीता है हमें नहीं पता, अगर हम कह दें वह दूध पीता है तो इसमें दूध क्या कर्म आ जाएगा, तो इस दूध सकर्मक हो जाएगा, यानी वह ऐसे कहते कि वह दूध पीता है तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। लेकिन हम कहते हैं कि वह पीता है, हमें नहीं पता जो कि क्या पीता है, तो होगा अकर्मक क्रिया। लेकिन बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है, हमें क्या पता क्या रोता है, रोना क्या है, इसमें थोड़ी कोई उत्तर मिल, क्या रोता है, रोना एक आम क्रिया है, क्या होगा वह अकर्मक है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है, हमें क्या पता चिड़िया क्या उड़ती है। जब जहाँ हमें कर्म नहीं दिया रहता, हमें क्या का उत्तर न मिले, जहाँ पर हमें क्या का उत्तर नहीं मिलता है वहाँ होता है अकर्मक क्रिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में, लेकिन अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में हम लोग यह जान लेते हैं कि अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। लिखते हैं, इसमें लिखते हैं थोड़ा करके, ठीक है,
अकर्मक अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्रिया सीधे कर्ता से जुड़ी होती है। दोस्तों, अकर्मक क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि क्रिया सीधे कर्ता से जुड़ी होती है। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया के भेद। दोस्तों, अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। दोस्तों, अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। दोस्तों, पूर्ण अकर्मक क्रिया वह होते हैं जिसमें क्रिया में क्या किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें क्या क्रिया स्वयं में क्या होती है, पूर्ण होती है। यानी कि जिस अकर्मक क्रिया में क्रिया क्या हो, पूर्ण हो, क्या हो, क्रिया स्वयं में पूर्ण हो। लिखते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया। लिखते हैं जिस अकर्मक क्रिया में क्रिया स्वयं में पूर्ण होती है। यानी कि जिस अकर्मक क्रिया में क्रिया स्वयं में पूर्ण होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग कहते हैं दौड़ना, क्या, दौड़ना, आना जाना, दौड़ना आना जाना आदि, रोना हंसना, ये सब क्या है, ये सब है पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। लिखते हैं लोग पूर्ण अकर्मक क्रिया के भेद। पूर्ण अकर्मक क्रिया के भेद होते हैं।
पूर्ण अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पूर्ण अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्थिति बोधक, स्थिति बोधक, पूर्ण स्थिति बोधक या अवस्था बोधक, स्थिति बोधक या अवस्था बोधक या अवस्था बोधक अकर्मक क्रिया। दूसरा होता है गति बोधक अकर्मक। कौन सा? गति बोधक अकर्मक क्रिया। दूसरा होता है गति बोधक अकर्मक क्रिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यानी कि देखते हैं अकर्मक क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया होता है जिस अकर्मक क्रिया में क्रिया स्वयं में पूर्ण होती है, उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, आना, जाना, हंसना, खेलना आदि। पूर्ण अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला पूर्ण अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला स्थिति बोधक या अवस्था बोधक अकर्मक क्रिया। दूसरा होता है गति बोधक अकर्मक क्रिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में। पूर्ण अकर्मक क्रिया का पहला भेद है, पूर्ण अकर्मक क्रिया का पहला भेद है स्थिति बोधक या अवस्था बोधक अकर्मक क्रिया। स्थिति बोधक या अवस्था बोधक अकर्मक क्रिया। इसके हम लोग देखते हैं लक्षण के बारे में, यानी कि इसके क्या लक्षण होते हैं। इनका पहला लक्षण है इनके माध्यम से कर्ता का स्थिति अवस्था तथा दशा के बारे में पता या बोध। ऐसे हम लिख देते हैं बारे में बोध या पता बोध होता है। इनका पहला लक्षण है कि इनके माध्यम से कर्ता का स्थिति अवस्था तथा उसके दशा के बारे में बोध होता है। इनका दूसरा लक्षण है कि इनमें क्या होते हैं? इनमें क्रिया स्थिर होती है। इनमें क्रियाओं की अवस्था क्या होती है? स्थिर होती है। इनमें क्रियाओं की अवस्था
स्थिर होती है। इनमें क्या होती है? इनमें क्रियाओं की अवस्था स्थिर होती है। यानी कि इनका पहला लक्षण है कि इनके माध्यम से कर्ता का स्थिति अवस्था तथा दशा के बारे में बोध होता है। दूसरा, इनमें क्रियाओं की अवस्था क्या होती है? स्थिर होती है। और इनका तीसरा लक्षण है कि एक क्रियाएं बिना कर्म या पूरक के भी पूर्ण होती हैं। लिखते हैं, तीसरा है इनमें क्रियाएं बिना कर्म अथवा पूरक के बिना भी इनमें क्रियाएं बिना कर्म अथवा पूरक के बिना भी पूर्ण होती हैं। इन्होंने क्या उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 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 में इसके हम जैसे कह दें कि गीता जाग रही है। क्या कह दें कि गीता जाग रही है। इसमें क्या है? इसमें जागने की अवस्था क्या है? जागने की अवस्था। जैसे हम कह दें दूसरा, राम सो रहा है। राम सो रहा है। इसमें क्या अवस्था है? इसमें सोने की अवस्था है। सोने की अवस्था। इससे क्या, इसमें हमें कर्ता की अवस्था के बारे में क्या पता चल रहा है? स्थिति, अवस्था और दशा के बारे में क्या पता चल रहा है। और हम तीसरा कह दें, एक और उदाहरण ले लेते हैं। कह दें हरी हंस रहा है। क्या कहते हैं? हरी हंस रहा है। इसमें क्या अवस्था है? इसमें है हंसने की अवस्था। कौन सी? हंसने की अवस्था। ये था हमारा अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में, जिसमें पहला हमारा भेद था स्थिति बोधक या अवस्था बोधक, जिसमें हमें क्या किसी कर्तव्य की स्थिति या अवस्था बताती है। वो क्रिया क्या होती है? स्थिति या अवस्था बताती है। उन्हीं इनमें क्रियाओं से क्या पता चलता है? कर्ता की स्थिति क्या, उसकी अवस्था क्या, उसकी दशा क्या है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया के दूसरे भेद, जिसका नाम है गति बोधक अकर्मक क्रिया। क्या है इसके लक्षण और उदाहरण? आइए हम इसको अब जानते हैं। इसके पहला लक्षण है कि इसका पहला लक्षण है एक क्रियाएं कर्म अथवा पूरक का पूर्ण अर्थ देती। यानी कि एक क्रिया क्या होते हैं? कर्म अथवा पूरक का पूर्ण अर्थ देते। अगर थ्योरी ना समझ में आ रहा तो अभी हम लोग इस पर उदाहरण करेंगे, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें इनमें कर्ता गतिमान होता है। दूसरा है इसमें इनमें कर्ता गतिमान होता है। तीसरा है इनमें स्थान वाचक
क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। यानी कि इसका पहला लक्षण है, एक क्रियाएं कर्म अथवा पूरक, क्या होता है, एक क्रियाएं कर्म अथवा पूरक का पूर्ण अर्थ देती हैं, इनमें कर्ता गतिमान होता है, और क्या होता है, इनमें कर्ता स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। क्या होता है, इनमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। इसमें हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, इसमें हम लोग उदाहरण दे लेते हैं। जैसे हम लोग कह दें कि बच्चे कानपुर जा रहे हैं, क्या, बच्चे कानपुर जा रहे हैं। इसमें कर्ता क्या है, इसमें कर्ता है बच्चे, इसमें क्या है, इसमें कर्ता है बच्चे, कर्ता, इसमें कर्ता है बच्चे। और इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है, इसमें स्थानवाचक क्रिया कानपुर क्या है, इसमें कानपुर है स्थानवाचक, इसमें कानपुर, कानपुर क्या है, कानपुर है स्थानवाचक, स्थानवाचक विशेषण या क्रिया विशेषण, ये भी बात है, स्थानवाचक विशेषण, पूरा लिखते क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका एक उदाहरण और हम लेते हैं, ये थोड़ा उल्टा लिखते हैं, यानी कि इससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, बच्चे क्या हैं, बच्चे इसमें हैं कर्ता। एक उदाहरण और हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं पंछी आकाश में उड़ती हैं, पंछी आकाश में उड़ती हैं। इसमें कर्ता क्या है, जो क्या, जो कार्य करता हो, क्या होता है, कर्ता। जैसे कहते इसमें कर्ता है पक्षी, पक्षी क्या, इसमें पक्षी है कर्ता, पक्षी क्या है, यह है कर्ता। आकाश क्या है, आकाश, आकाश क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, आकाश स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि गति बोधक अकर्मक क्रिया, इसमें क्या होता है, इसमें गति में होता है, इसमें कर्ता क्या होता है, इसमें कर्ता क्या होता है, गति में होता है। जैसे यहाँ कर्ता क्या कर रहा है, कानपुर जा रहा है, कर्ता क्या रहा है, गति कर रहा है। चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है, यानी कि उड़ने क्या, उड़ने में क्या, गतिमान अवस्था में रहता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जरूर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं अकर्मक क्रिया के दूसरे भेद, जिसका नाम है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। क्या होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें अकर्मक, यानी कि इसमें कर्म होता है, लेकिन इसमें कर्म की जो कर्म जो होता है इसमें प्रधान नहीं होता है, यानी कि पूरा असर इस पर कर्म पर नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग उदाहरण देखें, जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे उदाहरण में कहते हैं बच्चे बीमार हैं, बच्ची क्या है, बीमार है, मतलब क्या, बच्ची, बच्ची बीमार है। अगर हम कहते हैं बच्ची है, तो यानी कि बच्ची है, बच्ची क्या है, मुझे इसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं बच्ची बीमार है, लेकिन बीमार क्या है, एक कर्म, लेकिन क्या, इस पर पूरा अर्थ डिपेंड नहीं करता। बिना हम कहे बच्ची है, तो बच्ची क्या है, बीमार है, यानी कि इसमें क्या कर्म आ रहा है, लेकिन इसमें कर्म क्या है, प्रधान नहीं है। जैसे हम कहते हैं वह पढ़ाकू, वह क्या है, वह पढ़ाकू लगी, जैसे कहते हैं वह पढ़ाकू लगी। जैसे कहते हैं ना कि वह बहुत पढ़ाकू लगी, हम क्या उसके साथ बात की, क्या वह बहुत पढ़ाकू लगी। इसमें पढ़ाकू क्या है, इसमें पढ़ाकू भी कर्म, लेकिन इसमें क्या कर्म पर डिपेंड
नहीं कर रहा है। जैसे हम कहते हैं वह ईमानदार निकले, वह ईमानदार निकले, वह क्या निकले, वह ईमानदार निकले, यानी कि वह ईमानदार निकले। ईमानदार कर्म तो है, लेकिन क्या इस पर पूरा अर्थ डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस समय क्या कहते हैं, इस समय कहते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है क्रिया, यानी कि और क्रिया में क्या, यानी कि क्रिया के पहला भेद कर्म के आधार पर क्रिया। तो उसमें क्या था, पूर्ण क्रिया यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसमें से एक क्रिया जिसका नाम है अकर्मक क्रिया, उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया और रचना के आधार पर क्रिया के भेद के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।